भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आज हम लोग संविधान के भाग के बारे में पढ़ेंगे। संविधान के भाग, इस संदर्भ में दो तीन चीजों को आप लोग समझेंगे कि मौलिक रूप से संविधान में 22 भाग थे। 22 भाग थे मौलिक, और विभिन्न संशोधनों के फलस्वरूप संविधान में 25 भाग कर दिए गए। तो पहली चीज आपको याद रखना है कि 22 के बाद संविधान में 23वां भाग, 24वां भाग, 25वां भाग नहीं है। संविधान में भागों को बढ़ाया गया। तो जैसे 9 पहले था, तब 9 का ए कर दिया गया, 9 का बी कर दिया गया। तो भाग बढ़ गए, लेकिन अनुक्रमांक की संख्या नहीं बढ़ रहा। इसको ध्यान रखेंगे पहला, कि अब किसी किताब से आप संविधान के 24वें भाग या संविधान के 23वें भाग के एनालिसिस नहीं करेंगे। तो संविधान में अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि संविधान में कुल कितने भाग हैं, तो आप भाग का क्रमांक के तौर पर 22 का ही उल्लेख करेंगे। तो अगर आपसे प्रश्न में पूछा जाता है कि संविधान में मौलिक रूप से कितने अनुच्छेद हैं, तो वहां भी आपको 395 ही बोलना है। तो संविधान के विभिन्न भाग और संविधान के विशेष उन भागों का जो विषय रहा है, आज उसका हमारा अध्ययन करने का संदर्भ रहा है, उसको देखेंगे। सबसे पहले संविधान का भाग 1 आता है। यहाँ पर आप लोग छोटे एक राजनीतिक चिंतन के प्रक्रिया के तौर पर सबसे पहले आप भारत का मैप दिमाग में रखिए। तो भारत का मैप जब दिमाग में रखेंगे तो सबसे पहले संविधान का भाग 1 अगर आता है, तो आप इसका उल्लेख क्या करेंगे? इसमें भैया संघ एवं राज्य क्षेत्र हो सकते हैं। संघ एवं राज्य क्षेत्र, भारत के अगर संविधान के भाग 1 की बात करते हैं, इसमें क्या सकता है? संघ एवं राज्य क्षेत्र। अब इसको जरा एनालिसिस करते हैं कि संघ एवं राज्य क्षेत्र, इसमें दो प्रकार की चीजों को पकड़ेंगे, संघ एवं राज्य, और तीसरी चीज आ जाएगी संघ राज्य या संघ शासित क्षेत्र। संघ शासित क्षेत्र, जब 26 जनवरी 1950 की बात कर रहा हूं, 26 जनवरी 1950, जब उस समय भारत वर्ष में संविधान पूर्ण लागू हो गया था पूर्णतया, तो उस दिन जो हमारे पास राज्यों की संख्या थी वो 28 थी, और संघ शासित क्षेत्र सिर्फ अंडमान निकोबार था, संघ शासित क्षेत्र। अब इसको राज्यों को समय कुल मिलाकर 4 वर्गों में बांटा गया था। राज्यों को या भारत के समस्त क्षेत्रों को 4 वर्गों में बांटा गया था, ए, बी, सी एवं डी। ध्यान रखना है, इसको आप नोट कर लेंगे कि भारत के सभी राज्यों को उस समय 4 वर्गों में बांटा गया था, भाग ए, भाग बी, भाग सी, भाग डी। उसको याद कर लेंगे। भाग ए के अंतर्गत वैसे राज्य थे जहां पर उससे पहले गवर्नर था, ब्रिटिश गवर्नर था। भाग ए के अंतर्गत वैसे राज्य थे जहां पर कि ब्रिटिश गवर्नर था, और इस तरह के राज्यों की संख्या उस समय 9 थी। तो आपको याद रखना है कि ए संवर्ग के राज्यों की संख्या 9 थी। ए वर्ग में जितने भी राज्य थे उस समय 1950 में, उनकी संख्या 9 थी, ध्यान रखना। और बी में ऐसे थे राज्य जहां पर रियासतें भी थी और विधानमंडल भी थे। विधानमंडल वाली रियासत, तो यहां पर ध्यान रखना है, इसकी संख्या भी 9 थी, इसकी संख्या भी 9 थी। और सी के अंतर्गत ऐसे राज्य क्षेत्र थे जहां पर कि ब्रिटिश कमिश्नर थे, तो यहां पर 10 थे, ऐसी संख्या 10 थी। तो उस समय भी आपको 9, 9, 18, 10, 28 और डी में केंद्र शासित प्रदेश था। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि 1950 में संविधान के लागू होने के समय या मूल संविधान में कितने वर्गों की संख्या कितनी थी, राज्यों के संवर्गों की संख्या, तो आपके पास में जवाब होगा कि राज्य को उस समय 4 वर्ग थे।
और संख्या कितनी थी उस समय भी 28 और 1, इसको ध्यान रखेंगे। ये राज्यों की संख्या थी उस समय 28 प्लस 1, जहां पर कि एक केंद्र शासित प्रदेश था। अब उसमें एक छोटा सा और मैं थोड़ा सा बतलाऊं कि इसमें इसके बाद क्या हुआ कि भारतवर्ष में जब संविधान लागू हो गया तो संविधान लागू होने के बाद भाषाई आधार पर राज्यों की मांग की जाने लगे और आंध्र प्रदेश का निर्माण भी श्री पोट्टू श्री रामालू ने कामरान कर दिया, वहां के नेता थे। तो उसके बाद जाकर के आंध्र प्रदेश से एक नया राज्य बना और उसके बाद राज्य पुनर्गठन आयोग भी बनाया गया, जब उसमें विस्तार से हम लोग बात करेंगे आने वाली कक्षाओं में। उसके बाद 1956 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन अधिनियम प्रस्तुत हुआ। पुनर्गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम, राज्य पुनर्गठन अधिनियम प्रस्तुत हुआ। राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो प्रस्तुत हुआ तो उसके फलस्वरूप राज्यों की संख्या जो कर दी गई, जहां पर पहले 28 था अब वहां पर राज्यों की संख्या 14 कर दी गई और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, 6 केंद्र शासित। तो अगर आपसे पूछा जाएगा 1956 के राज्य पुनर्गठन आयोग में कितने राज्य थे, तो आपका जवाब होगा 14 राज्य थे राज्य पुनर्गठन आयोग के फलस्वरूप, और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। इसमें ध्यान रखना है कि आज जो आप केंद्र शासित प्रदेशों को देख रहे हैं उसमें ऐसे सारे केंद्र शासित प्रदेश उस समय नहीं थे। कुछ उस समय केंद्र शासित प्रदेश थे जो अब राज्य है। त्रिपुरा मिजोरम, त्रिपुरा मिजोरम ध्यान रखना है, त्रिपुरा मिजोरम, मणिपुर और हिमाचल प्रदेश, मणिपुर एवं हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश ऐसे प्रमुख क्षेत्र थे जो कालांतर में राज्य बन गए, जो कालांतर में राज्य बने। इसमें ध्यान रखना है कि त्रिपुरा मिजोरम और मणिपुर ये मूल रूप से कभी न कभी असम के इर्द-गिर्द थे, लेकिन हिमाचल प्रदेश उससे पृथक था, इसको ध्यान रखना है। ये पूर्ववर्ती राज्य है भारतवर्ष के और ये भारतवर्ष के उत्तर पश्चिमी राज्य हिमाचल प्रदेश पर्वतीय राज्य है, यहाँ पर ध्यान रखना है। तो केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश को भी आप समझ चुके हैं। और 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के फलस्वरूप भारतवर्ष में कितने राज्य थे और कितने केंद्र शासित प्रदेश थे उसको भी समझ। वर्तमान में भी आप जानते हैं कि भारतवर्ष में कितने राज्य हैं, तो आपके राज्यों की संख्या वर्तमान में 28 है और उसके बाद केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या में आप जो मूल रूप से थे उसमें जम्मू कश्मीर एक साथ और लद्दाख को, जम्मू एवं कश्मीर तथा लद्दाख इसको ऐड करते हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख अभी क्या है, यूनियन टेरिटरी में आता है। तो भारतवर्ष के संविधान के भाग 1 के अंतर्गत संघ एवं राज्य क्षेत्र का वर्णन है। अब इसमें दूसरा जो हमारा संविधान का भाग 2 है, भाग 2 उसके अंतर्गत आप देखेंगे भाग 2 में नागरिकता का वर्णन है। भाग 2 में नागरिकता, भाग 2 में नागरिकता का वर्णन है, इसको ध्यान रखिए। अब आप समझ लें कि आप भारत के नागरिक हो गए, तो भाग 2 में नागरिकता का वर्णन, नागरिकता का जो उपबंध है उसमें भी विवाद में भी कुछ चीजें हैं जो परिचर्चा में है, जैसे कि एनआईए संबंधी अवधारणा। अभी जो अवधारणाएं नागरिकता के लिए आ रही, क्योंकि भारतवर्ष में घुसपैठ की समस्या पड़ोसी देशों से बढ़ती जा रही है, तो नागरिकता संबंधी उपबंध अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। सीएए संबंधी अवधारणा को भी देखेंगे इसमें, लेकिन जब नागरिकता का विषय निर्धारण करेंगे तब इस चीज पड़ जाएगा। तो भाग 2 में नागरिकता संबंधी अधिनियम है, इसको इतना समझ लेना है। और जब भाग 3 में हम जाते हैं तो मौलिक अधिकार आते हैं। भाग 3 में मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार भाग 3 के अंतर्गत मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार आप अच्छी तरह समझते हैं कि नागरिकों के विकास के लिए अनिवार्य है। भारतवर्ष में जो संवैधानिक दृष्टिकोण से अधिकारों की बात की जाती है तो 2 वर्ग आते हैं, मौलिक अधिकार और दूसरा होता है कानूनी अधिकार। 2 प्रकार के अधिकार आते हैं। यह ध्यान रखना है कि वोट डालने का अधिकार भारतवर्ष में मौलिक अधिकार नहीं है, यह कानूनी अधिकार, इसको ध्यान रखना है आप लोगों को। भारतवर्ष में वोट डालना मौलिक अधिकार नहीं है, यह कानूनी अधिकार है। तो भाग 3 के अंतर्गत हमारे पास
मौलिक अधिकार उल्लेखित होते हैं भाग 3 के अंतर्गत। भाग 4 में जब हम लोग पहुंचते हैं तो वहां पर मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया जाता है। मौलिक कर्तव्यों भाग 4 में नीति निर्देशक सिद्धांत है। भाग 4 में नीति निर्देशक सिद्धांत है। नीति निर्देशक सिद्धांत, नीति निर्देशक सिद्धांत, इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। भाग 4 में नीति निर्देशक सिद्धांत है। नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत ही उन तत्वों को शामिल किया गया है जो बतलाते हैं कि राज्य जो हमारा गतिशील है उसकी गतिशीलता का गंतव्य क्या है। आप इसमें विभिन्न प्रकार के उपबंधों के बारे में पढ़ेंगे। भाग 4A के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है। मौलिक कर्तव्यों को भाग 4A के अंतर्गत। अब आप देख लेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर भाग बढ़ाया नहीं गया है, जबकि एक अलग से जोड़ दिया गया है। भागों की संख्या नहीं बढ़ी है, संख्या क्रमांक वही है। तो भाग 4A के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को, मूल रूप से मौलिक कर्तव्य 10 थे और मौलिक कर्तव्यों को हमने यूएसएसआर के संविधान से लिया है। 1976 के संवैधानिक संशोधन में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ दिया गया है। भाग 5 के अंतर्गत संघ शासन या संघवाद, संघ शासन का उल्लेख है। अब इसमें संघ शासन की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे संघ की कार्यपालिका का उल्लेख होगा, संघ की व्यवस्थापिका का उल्लेख होगा, संघ की व्यवस्थापिका का उल्लेख होगा और न्यायपालिका का उद्देश्य होगा, न्यायपालिका का पद। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाग 5 में क्या है, तो भाग 5 में संघीय शासन का वर्णन है। इसको ध्यान रखेंगे। आपको नोट कर ले। जब हम 5 के बाद, अभी तक आपने 5 में पढ़ा है संघीय शासन होगी, तो अब हमको 6 में जाना है कि संघीय शासन के बाद क्या है। अब क्योंकि आप जानते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था ही है, क्योंकि आप जानते हैं कि जब संघ है तो संघ के बाद क्या होगा, राज्य भी होगा। तो भाग 6 में राज्य संबंधी शासन का वर्णन है। राज्य संबंधी शासन का वर्णन है। राज्य संबंधी शासन पूर्ववत की तरह इस पर भी कार्यपालिका, व्यवस्थापिका एवं न्यायपालिका का वर्णन होगा। तो अब भाग 6 में यह भाग 7 संविधान की लिस्ट से हटा दिया गया, इसको भी ध्यान रखना है। भाग 7 आपका अभी निरसित है। अब भाग 8 की जब हम बात करेंगे तो आपने से पहले संघ भी पढ़ा, भाग 5 में, 6 में राज्य पढ़ा, तो 8 में संघ शासित क्षेत्र पढ़ ले। संघ शासित क्षेत्र होगा, क्योंकि पहले संघ, उसके बाद राज्य, उसके बाद भाग 8 में संघ शासित क्षेत्र। बहुत सिंपल है, इसको याद करना। अब 9 में जब हम पहुंचते हैं, भाग 9 में, तो इसमें हमको 3 प्रकार की चीज देखेंगे। ये स्थानीय विकेंद्रीकरण से मूल रूप से संबंधित है। भारतवर्ष में स्थानीय विकेंद्रीकरण या पंचायतों की जड़ें आज से नहीं है। हमारे पास में लिच्छवी गणतंत्र के समय से भी गणतांत्रिक मॉडल रहा है, और जब आप वैदिक पीरियड का अध्ययन करते हैं तो उस समय भी सभा और समिति थी। भारतवर्ष में कोई भी कालखंड हो, कुछ कालखंड को अगर बाद के तौर पर छोड़ दे तो ग्रामीण संस्थाएं हमेशा से विद्यमान रही है, और ये भारतवर्ष की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। महात्मा गांधी खुद कहा करते थे कि बड़े बड़े वकीलों से अच्छा होता है, बड़े बड़े अकलों की आलोचना करते थे वो, और कहते थे कि ग्रामीण पंचायतें महत्वपूर्ण है। तो भाग 9 में पंचायतों का उल्लेख किया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि स्थानीय विकेंद्रीकरण के लिए समर्पित भाग कौन सा है, स्थानीय स्वशासन के लिए समर्पित भाग कौन सा है, तो आप इसी का वर्णन करें। भाग 9 में पंचायतों का उल्लेख किया गया है। अब 9A के अंतर्गत नगर पालिकाओं का उल्लेख किया गया है। आप ही जानते हैं भाग 9A, इसको ध्यान रखेंगे कि अगर शहरी स्वशासन की बात करें
तो नगर पालिका अथवा नगर निगम आएंगे। नगर निगम, अब यहां पर नगर पालिका और नगर निगम दोनों को समझना है। 9A में नगर पालिकाएं एवं नगर निगम दोनों आएंगे भाग 9A में। जब हम 9B की बात करते हैं 9B में, तो विभिन्न प्रकार की सहकारी समितियां, विभिन्न प्रकार की सहकारी समितियां, इसका उल्लेख भाग 9B में किया गया है। अब यहां पर आपने देखा कि भाग 6 में क्या है, राज्य संबंधी शासन। भाग 7 निरसित मतलब हटा दिया गया है। भाग 8 में संघ शासित क्षेत्र है। भाग 9 में पंचायत का वर्णन है। 9A में नगर पालिकाओं नगर निगम का वर्णन है। 9B में सहकारी समितियों का वर्णन है। यहाँ पर अगर आपसे प्रश्न पूछता है कि कौन सा भाग ऐसा है संविधान का जो स्थानीय स्वशासन या स्थानीय विकेंद्रीकरण से संबंधित, तो आपका जवाब होगा 9, भाग 9। लेकिन उसमें भी स्पष्ट रूप से पूछा जाए कि शहरी विकेंद्रीकरण या शहरी स्वशासन से संबंधित क्या है, तो आपका जवाब होगा 9A। सहकारी समितियों से कौन संबंधित है, तो आपका जवाब होगा 9B। आप लोग इसको नोट कर लें। पूरा नोट कर लीजिए। अब भाग 10 की बात करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारतवर्ष में 1909 ईस्वी में, स्पष्ट रूप से 1909 ईस्वी के बाद जब मुसलमानों के अलग से प्रतिनिधित्व की बात की गई, तो इसके पृथककरण की भावना प्रकट हुई। और 1933-34 में जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1931 में, तो गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी गए थे। उसके बाद एक कॉमनवेल्थ पंचायत रेमजे मैकडोनाल्ड ने यहाँ पर प्रस्तावित किया था, जिसमें भारतवर्ष के दलितों अछूतों को एक नए वर्ग बनाने की बात चल रही। और 1933-34 में इस तरह की घटनाएं देश में बढ़ती जा रही थी, तो गांधी और अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर के बीच में एक पैक्ट हुआ था, जिसके फलस्वरूप प्रथम बार विधान मंडलों में SC/ST के लिए रिजर्वेशन की धारणा आई और पृथक निर्वाचन तंत्र की मांग को अंबेडकर ने छोड़ दिया। एक महत्वपूर्ण, तो सच्चाई यह है कि अंग्रेजों की एक चाल थी, और दूसरी सच्चाई यह है कि अपने देश में दलितों के साथ भेदभाव होता था। ये दो तरह की चीजें हैं। हम वैदिक कालखंड में इन चीजों को नहीं देख पाते हैं, लेकिन कुछ सच्चाई की समाज के साथ गतिशीलता की तरह रहती है। तो भाग 10 में जो अनुसूचित जाति है और अनुसूचित जनजाति, उनके लिए विशिष्ट प्रावधानों की चर्चा की गई। SC एवं ST, आप इसको अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए समर्पित भाग भी कर सकते हैं। अनुसूचित जाति एवं जनजाति, भाग 10। अब भाग 11 की बात करेंगे, तो भाग 11 में संघ राज्य संबंध की बात की गई है। संघ एवं राज्यों के बीच में जो संबंध है, संघ एवं राज्यों के बीच का संबंध का उल्लेख है, बीच का संबंध। आप जानते हैं कि संघ एवं राज्य के बीच में संबंध कई प्रकार के होते हैं। आर्थिक, प्रशासकीय संबंध भी होते हैं, वित्त संबंधी संबंध भी होते हैं। इस तरह की राज्यों की स्वायत्ता भी संरक्षित रहे, इस तरह की चीजें होती है। तो भाग 11 में उन सारी चीजों का वर्णन किया गया है। जब हम भाग 12 में पहुंचते हैं, तो भाग 12 में संपत्ति, अनुबंध, विभिन्न प्रकार के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, संपत्ति, अनुबंध एवं वित्त जैसी चीजों का वर्णन किया गया है। वित्त जैसी चीजों का वर्णन किया गया। आप लोग इसको नोट करते चलो। केवल देखना या क्लासेस में सुनना इंपॉर्टेंट नहीं होता, आप लोगों को आना भी चाहिए। भाग 13 के अंतर्गत जब हम लोग चलेंगे, तो भाग 13 में अनिवार्य रूप से भारतवर्ष में कॉमर्शियल स्थिति, व्यापार एवं वाणिज्य,
व्यापार एवं वाणिज्य की बात की गई है, भाग 13। तो अगर आपको व्यापारिक से कॉमर्स से संबंधित भाग पूछा जाए परीक्षा में तो आप जवाब देंगे भाग 13, व्यापार एवं वाणिज्य से संबंधित इसमें रहा है। अब भाग 14 में जब हम चलेंगे, भाग 14 में, तो यहाँ पर संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं, राज्यों के अधीन जो सेवाएं हैं उसका उल्लेख है, उनके सेवी वर्ग के संरक्षण, उनके विशिष्ट प्राधिकार इत्यादि का उल्लेख। भाग हम लोग 14 की बात कर रहे हैं। अब आप अच्छी तरह जानते हैं कि संघ के अधीन यूपीएससी नाम की संस्था होती है, जो आपको पता है सेवी वर्गीय बहुत है। एसएससी नाम की संस्था भी होती है, संघ के अधीन होती है। यूजीसी नाम की चीजें भी होती है जो संघ के अधीन आती है। और राज्यों के अधीन जो राज्यों के अपने अपने लोक सेवा आयोग होते हैं, राज्यों के अपने अपने कर्मचारी चयन आयोग होते हैं। तो सारी चीजों का जो संवैधानिक संरक्षण है वो भाग 14 से, जहां पर उनको संविधान के प्रदत्त भावना के अनुरूप काम करने की प्रेरणा भी मिलती है और उन सेवाओं का संवैधानिक आधार भी मिलता है, तो भाग 14 से मिलता है। भाग 15 के अंतर्गत यही सेवाएं पर्याप्त नहीं होती, विभिन्न प्रकार की एजेंसी भी अपने देश में, जब जैसे कि सीबीआई है, ईडी है, वर्तमान में एनआई है इत्यादि, तो विभिन्न प्रकार की जो एजेंसीज है या अधिकरण है, अभिकरण, उनका उल्लेख भाग 15 के अंतर्गत किया गया है। इसको ध्यान रखना, विभिन्न प्रकार की जो एजेंसीज हैं उनका उल्लेख किया गया है। भाग 14A के अंतर्गत, भाग 14A के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के अभिकरणों का उल्लेख किया गया है। अब 14 के रूप में यह उल्लेख किया गया संघ एवं राज्य के अधीन सेवाओं को। अब हम चलेंगे भाग 15, भाग 16 पर। तो भाग 15 में विभिन्न प्रकार के जो निर्वाचन तंत्र हैं उसका उल्लेख किया गया है। अब यहाँ पर आप देखेंगे निर्वाचन तंत्र भारतवर्ष में मुख्यतः एक निर्वाचन आयोग, संवैधानिक पद्धति इत्यादि कारकों पर निर्भर करता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि निर्वाचन आयोग का उल्लेख संविधान की किस भाग में है, तो आपका जवाब होगा भाग 15, निर्वाचन आयोग। और यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि भारत का निर्वाचन आयोग संवैधानिक पृष्ठभूमि वाला, वह किसी राजाज्ञा पर निर्भर नहीं करता है, और भारतवर्ष में निर्वाचन आयोग के अंतर्गत बहुत सारे प्राधिकार उसको दिए गए। अब तो 3 सदस्यीय होता है निर्वाचन आयोग। तो निर्वाचक तंत्र, यहाँ पर ध्यान रखना है कि भारतवर्ष में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष 2 प्रकार के सिस्टम पाए जाते हैं। मूल रूप से भारतीय लोकतंत्र ने अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपनाया है, लेकिन भारतवर्ष की ग्राम सभा में, ग्रामीण पंचायत के अंतर्गत जो ग्राम सभाएं हैं उसमें प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। इसको भी ध्यान रखेंगे आप लोग। अगर आपको कभी प्रश्न पूछा जाए क्या भारतवर्ष में किसी भी राजनीतिक संस्था में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है, तो आप जवाब देंगे ग्रामीण संस्थाओं में बहुत हद तक प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। वैसे वैश्विक परिदृश्य में स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण मिलता है। भारत के संदर्भ में भी आपने देख लिया। तो भाग 15 के अंतर्गत निर्वाचन तंत्र जो भारतवर्ष का है उसका उल्लेख किया गया है। अब हम चलेंगे भाग 16 में। भाग 16 में अपने देश में जो विभिन्न प्रकार के वर्ग हैं उनके लिए विशिष्ट प्रावधानों को, विभिन्न वर्गों के लिए प्रावधानों का उल्लेख किया गया। विभिन्न वर्गों के लिए प्रावधानों का उल्लेख, इसमें पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग इत्यादि वर्गों को शामिल कर सकते हैं। उनके लिए विभिन्न प्रकार के वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। भाग 17 के अंतर्गत भारतवर्ष की भाषाओं, जो संवैधानिक भाषा है उसका उल्लेख किया गया है। संवैधानिक भाषा, इसमें आप लोग ध्यान रखेंगे कि भारतवर्ष के संविधान ने राष्ट्रभाषा का उल्लेख नहीं किया है, राजभाषा लिखा है। यह ध्यान रखने की जरूरत है।
कभी कभी हम लोग हिंदी को राष्ट्रभाषा करते हैं, तो आप भारतीय संविधान के भाग 17 में कहीं भी राष्ट्रभाषा का उल्लेख ही नहीं है, राजभाषा का उल्लेख है। और काम काज की भाषा में इंग्लिश का, अंग्रेजी का उल्लेख है। तो चूंकि मुझे लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि भारतवर्ष में भाषाओं की विविधता थी, इसके लिए हिंदी, चूंकि आज भी लगभग में 44% लोग जो भारतवर्ष के हैं वो हिंदी ही बोलते हैं। अधिकांश रूप से बोलने वाले लोग 44% हिंदी ही बोलते हैं, जबकि हिंदी समझने वाले की संख्या तो भारतवर्ष में 82% तक पहुंच चुकी है। तो यहाँ पर देखेंगे कि हिंदी को भारतवर्ष में राजभाषा का दर्जा है, राष्ट्रभाषा का, और भारतवर्ष की राष्ट्रभाषा नहीं है। आज भारतवर्ष के भाग 17 के अंतर्गत 22 भाषाओं का उल्लेख है, 22 भाषाओं का उल्लेख है। मूल रूप से संविधान में 22 भाषाएं नहीं थी, विभिन्न प्रकार के संशोधनों के फलस्वरूप 22 भाषाओं का उल्लेख आज भाग 17 के अंतर्गत भारतीय संविधान में है। इसको ध्यान रखेंगे। अब इसको नोट कर लीजिए, आप लोग जो स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। अब भाग 18 भारतीय संविधान के बहुचर्चित अत्यंत ही महत्वपूर्ण अनुबंधों में से एक आपातकाल संबंधी समस्त प्रावधान भाग 18 के अंतर्गत किए गए। आपातकाल संबंधी प्रावधान, आपातकाल संबंधी प्रावधान। देखिए, भारतीय संविधान में 3 प्रकारों के आपातकाल की बात की है। एक संघीय स्तर की आपातकाल, संघीय स्तर की, एक राज्य स्तर की, और तीसरा वित्तीय आपातकाल। ये 3 प्रकार के आपातकाल। ये संघीय स्तर की जो आपातकाल है, ये मुख्यतः 3 आधार पर लगता है। पहला युद्ध, दूसरा बाह्य आक्रमण, और तीसरा सशस्त्र विद्रोह। यहाँ पर ध्यान रखना, 1900 संविधान के 42वें संशोधन से पहले युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह की जगह पर आंतरिक अशांति थी। आंतरिक अशांति, ध्यान रखेंगे, आंतरिक अशांति के आधार पर ही, आंतरिक अशांति के आधार पर ही अपने देश में इमरजेंसी की घोषणा 1976 ईस्वी में हो गई थी, 25 दिन के आधी रात। तो इसलिए कालांतर में आंतरिक अशांति को हटा करके सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। ये ध्यान रखने की चीज है कि मूल संविधान में आंतरिक अशांति थी, कालांतर में सशस्त्र विद्रोह आ गया। और एक और परिवर्तन कर दिया। पहले क्या होता था कि पूरे भारतवर्ष में आपातकाल की घोषणा होती, अब उसमें चेंज कर दिया गया, इस भारतवर्ष या पूरे भारतवर्ष के लिए या भारत के किसी भाग के लिए। क्योंकि आपातकाल में हम लोग पढ़ेंगे कि आपातकाल की घोषणा होते ही क्या क्या अधिकार हमारे सीमित हो जाते हैं, कौन से स्थगित हो जाते हैं, सारी चीजों के एनालिसिस करेंगे हम लोग मूलाधिकार में आपातकाल में। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि आपातकाल संबंधी जो प्रावधान है वह भाग 18 के अंतर्गत है। इससे पहले वाले क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ लिया था कि आपातकाल संबंधी प्रावधान किस संविधान से लिए गए। अब हम चलते हैं भाग 19 में। इसको नोट करने के भाग 19 के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण रूप से हमारे पास में आता है, तो वैसे सारे विषय जो प्रकीर्ण के तौर पर है, इस प्रकीर्णन का मतलब होता है कि कुछ छूटे गए हो वैसे विषय इसके प्रकीर्णन के अंतर्गत या किसी का उपसंहार के तौर पर प्रकीर्णन के अंतर्गत आते हैं। और भाग 20 के अंतर्गत यह संवैधानिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण भाग है, जिसमें कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। संविधान संशोधन, देखिए भारतीय संविधान में जो संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया है उसके लिए अनुच्छेद 368 भी है, लेकिन आप लोग यहाँ पर भाग याद करें। इस भाग में भाग 20 के अंतर्गत संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन के विषय में उपबंध किए गए।
आप लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान को लोकशीलता एवं अलोकशीलता का मिश्रण कहा जाता है। अभिप्रायतः भारतीय संविधान के कुछ ऐसे अनुच्छेद हैं जिसका आसानी से संशोधन हो सकता है, बहुत सारे ऐसे अनुच्छेद हैं जिसमें संशोधन हो भी नहीं, संशोधन बहुत मुश्किल से हो सकता है। तो भाग 20 के अंतर्गत संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया का वर्णन भारतीय संविधान ने किया है। अब जब हम चलते हैं भाग 21 पर, भाग 21 के अंतर्गत हम लोगों ने संक्रमणकालीन प्रावधानों को लिया है, संक्रमणकालीन प्रावधानों को लिया है, परिवर्तनकालीन प्रावधानों को लिया है, विशिष्ट परिस्थितियों के अंतर्गत प्रावधानों या विशिष्ट परिस्थितियों के अंतर्गत उठाए जाने वाले कदमों की चर्चा की है। और भाग 22 के अंतर्गत संवैधानिक पाठ, भाषा संबंधी और हिंदी पाठ संबंधी विषयों का उल्लेख किया गया है। तो इस तरह संविधान के सभी भागों को आप लोगों ने देख लिया। संविधान के इतने भागों, 22 भागों में क्या क्या विषय है उसका अध्ययन आप लोगों ने किया है। ऑब्जेक्टिव दृष्टिकोण से जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होते हैं उसके दृष्टिकोण से आप इन सारे भागों को याद कर लेंगे, क्योंकि अधिकांश परीक्षा में कहीं न कहीं से प्रश्न आते ही रहते हैं, इसको याद कर लेंगे। अब हम संविधान के इन 22 भागों के बाद संविधान की अनुसूची, संविधान की जो अनुसूचियां है उसकी चर्चा करेंगे। संविधान की जो अनुसूचियां है उसकी चर्चा करेंगे। संविधान की जो अनुसूचियां हैं उसकी चर्चा करेंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत यह भी एक महत्वपूर्ण विषय रहा है, संविधान की अनुसूचियां, संविधान की अनुसूचियां, संविधान की अनुसूचियां, संविधान की अनुसूचियां। आप लोग जानते हैं कि मूल रूप से जो संविधान बना था उसमें 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। तो मौलिक रूप से 8 अनुसूचियां थी। कालांतर में अनुसूचियों की संख्या 9, 10, 11 और 12 बनती। तो आप इसको मान सकते हैं कि वर्तमान में संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, मौलिक रूप से संविधान में 8 अनुसूचियां हैं। लेकिन अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो जब तक वर्तमान न लगाया जाए तब तक आप 8 की बात करेंगे, मौलिक की बात करेंगे। वैसे सबके अपने विषय अलग अलग, कुछ अनुसूचियां परिस्थितियों के अंतर्गत बनाई गई, उसकी भी हम चर्चा करेंगे आज। तो संविधान की पहली अनुसूची, यहाँ पर लिखते हैं अनुसूची एवं विषय, यहाँ पर लिखेंगे संविधान की पहली अनुसूची। संविधान की पहली अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के नाम का उल्लेख होता है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख होता है। यह अल्फाबेट रूप से दिया गया है, इसको भी ध्यान रखिए। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का नाम। अब संविधान की दूसरी अनुसूची, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, गवर्नर, संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासक, संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासक, संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासक या उपगवर्नर, उपगवर्नर जो भी है, संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासक, उपगवर्नर, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन एवं भत्ते इत्यादि का उल्लेख किया गया है। वेतन एवं भत्ते इत्यादि का उल्लेख किया गया है। यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये जो महत्वपूर्ण पद है भारतीय संविधान के, उसके उनके वेतन एवं भत्ते के विषय में इस अनुसूची में उल्लेख किया गया है। अनुसूची 3 में जब हम पहुंचते हैं तो यहाँ पर शपथ, जो विभिन्न प्रकार के पद धारक जो भारत वर्ष में शपथ ग्रहण करते हैं उसका उल्लेख, शपथ एवं प्रतिज्ञा। ऐसा नहीं होता है भारत वर्ष में कि शपथ आप अपने मन से कुछ भी ग्रहण कर लीजिए।
आप लोग जब समाचार पत्रों में कुछ तस्वीर इस तरह के देखते होंगे या जब संसदीय कार्यविधि का तस्वीर देखते होंगे तो आप देखेंगे कि महामहिम राष्ट्रपति या राज्यपाल महोदय अपने सदस्यों को, संबंधित सदस्यों को, विधानमंडल के हो अथवा संघीय कार्यपालिका को हो, उनको एक निश्चित प्रतिज्ञान में शपथ ग्रहण करवाते हैं। और वह जो शपथ एवं प्रतिज्ञान का जो हमारा अनुसूची रहा है वो अनुसूची 3 रही है। देखिए उसमें सब व्यक्ति को भारतीय संविधान के प्रति अपनी आस्था व्यक्त करनी पड़ती है। भारत के राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता ये अनिवार्य रूप से कॉमन चीज है। तो भारतवर्ष में आप ऐसे किसी सांसद सदस्य की कल्पना नहीं कर सकते या किसी ऐसे विधायक के सदस्य की कल्पना नहीं कर सकते हैं जो राष्ट्र की एकता एवं अखंडता के अनुरूप कार्य नहीं करे। संविधान का शपथ सबको लेना ही पड़ता है। राष्ट्र की एकता एवं अखंडता के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ होना ही पड़ता है। तो शपथ एवं प्रतिज्ञान जो हमारे हैं अनुसूची 3 का विषय, इसको नोट कर लिया। तो अनुसूची 3 का विषय, जब हम अनुसूची 4 में जाते हैं, अनुसूची 4 में, अनुसूची 4 में जब जाते हैं तो राज्यसभा की सीटों के और राज्यसभा के सीटों का आवंटन। देखिए भारतवर्ष में राज्यसभा की जो संरचना है वह इंग्लैंड के हाउस ऑफ लॉर्ड्स की तरह, और इसका विघटन नहीं होता, इसे अपर हाउस कहा जाता है, उच्च सदन भी कहा जाता है। तो राज्यसभा की सीटों का आवंटन राज्यवार कैसे होगा, यह अनुसूची 4 में उल्लेखित है। राज्यसभा की सीटों का आवंटन ध्यान रखना है, इसको नोट कर लीजिए। और इसके बाद 5वीं में जब पहुंचते हैं तो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित क्षेत्रों, जनजातियों इत्यादि की प्रशासनिक व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। जनजातियों का प्रशासन मतलब प्रशासन तंत्र, प्रशासनिक व्यवस्था का उल्लेख हमको भाग 5 में, यह ध्यान रखने की चीज है। जब भाग 6 में हम जाते हैं तो वहां पर अनुसूची 6 में जब जाएंगे तो भारतवर्ष के उस समय जो संविधान निर्माण करने के संबंध जो कुछ राज्य थे, क्षेत्र थे, जैसे था असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम के क्षेत्रों में, मिजोरम में प्रशासनिक व्यवस्था या प्रशासन का उल्लेख हमको अनुसूची 6 में प्राप्त। हम यहाँ पर राज्य जो बोल रहे हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम है, ये सारे के सारे पूर्वोत्तर के राज्य हैं, पूर्वोत्तर परिषद के, और असम ही मूल रूप से कहा गया है। इसलिए पूर्वोत्तर की 7 बहनों में आप देख रहे हैं यहाँ पर 4 बहनें यहीं पर है। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम के प्रशासन का उल्लेख मिलता है हमको भाग 6 अनुसूची 6 में। अब हम चलते हैं अनुसूची 7 में। अनुसूची 7 का जो संबंध है, अनुसूची 7 का संबंध शक्तियों के विभाजन से, इसको ध्यान रखना है। शक्तियों के विभाजन से किसका संबंध है? अनुसूची 7। क्योंकि भारतीय संविधान ने शक्तियों को 3 वर्गों में बांटा है। आपको भी पता है, संघ सूची, राज्य सूची एवं संवर्गीय सूची। तो संविधान के 7वीं अनुसूची में सभी प्रकार की शक्तियों का विभाजन का उल्लेख किया गया है। और इसमें भी ध्यान रखना है कि भारतीय संघवाद में अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को दी है। अमेरिका में अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास दी गई है, लेकिन भारतवर्ष में अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को दी गई है। यहाँ पर इसको भी ध्यान रखना है। अब हम जब संविधान के 8वीं अनुसूची में पहुंचते हैं तो 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है। 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है, इसको ध्यान रखें। मौलिक रूप से अपने संविधान में ये 8 अनुसूचियां थी। अब उसके बाद अनुसूचियों की संख्या बढ़ी विभिन्न कारणों से। अब उसको पहले बतला देंगे कि अनुच्छेद 9 में क्या हुआ, अनुसूची 9 में क्या है। तो होता क्या था कि पहले संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार था।
तो भारत वर्ष में जब राज्य को अपने नीति निर्देशक तत्वों को पूरा करने के लिए किसी न किसी की भूमि या किसी न किसी प्रकार की संपत्ति का अतिक्रमण करना होता था, तो मौलिक अधिकारों के हनन के नाम पर राज्य के कदमों को रोकने के लिए इस प्रकार के न्यायिक संघर्ष की स्थिति आ जाती है। तो भूमि सुधार से संबंधित अधिनियम को मूल रूप से अनुसूची 9 में रखने की बात थी। कालांतर में न्यायपालिका के बढ़ते हुए हस्तक्षेप से या न्यायपालिका कार्यपालिका के टकराहट की स्थिति कह सकते हैं, तो अनुसूची 9 में ऐसे विषयों को डाल दिया गया जिस पर संघीय न्यायपालिका या किसी भी प्रकार की न्यायपालिका हस्तक्षेप ही नहीं कर सकती। तो 9वीं अनुसूची में ऐसे विषय हैं जो न्यायपालिका के हस्तक्षेप की सीमा से बाहर है। तो ऐसे विषय को इसमें रखेंगे, न्यायपालिका के हस्तक्षेप से बाहर रखे जाने वाले विषय, न्यायपालिका के हस्तक्षेप से बाहर रखे जाने वाले विषय। अब यहाँ पर एक चीज बड़ी टकराहट वाली स्थिति थी। संघवाद में यह संसद की प्रवृत्ति बनने जा रही थी। बाद में सर्वोच्च न्यायालय को यह कहना पड़ा कि कहीं ऐसा न हो कि 9वीं अनुसूची संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप न हो, संविधान की मूल भावना के अनुरूप नहीं हो, और ऐसी स्थिति में न्यायपालिका इस विषय पर भी, इस अनुसूची पर भी हस्तक्षेप करेगी। अब हम बात करेंगे, इसको नोट कर लीजिए आप। तो इसके बाद 1980 के दशक में भारतवर्ष के राजनीति में कुछ आवश्यक विसंगतियां देखी गई। 1980 के दशक में विशेषकर जनता पार्टी का उदय, उसके बाद विभिन्न राज्यों में जनता पार्टी की सरकारों का आना जाना, विभिन्न प्रकार की गुटबंदी, दलबंदी की परंपरा के फलस्वरूप दल बदल के प्रवृत्ति बहुत ज्यादा देखी गई। छोटे छोटे राज्यों में यह प्रवृत्ति और बढ़ती चली। छोटे राज्य के, बड़े राज्य के, हर राज्यों में यह प्रवृत्ति, कई आपराधिक घटनाएं भी हुई, आया राम गया राम जैसी घटनाएं भी घटी। तो यहाँ पर अनुसूची 10 के अंतर्गत दल बदल अधिनियम को रख दिया गया, दल बदल अधिनियम को। और ध्यान रखना है कि संविधान के 52वें संशोधन अधिनियम के द्वारा इसको रखा गया। संविधान के 52वें संशोधन अधिनियम के द्वारा दल बदल अधिनियम, इसको ध्यान रखना है आप लोगों को कि संविधान में अगर पूछा जाए कि अनुसूची 10 कब लगाई गई, तो किस संशोधन अधिनियम से, आपका जवाब होगा 52वें संशोधन अधिनियम। 52वें संशोधन अधिनियम से इसको लगाया गया। अब अनुसूची 11 के अंतर्गत, अनुसूची 11 के अंतर्गत ग्रामीण पंचायतों, ग्रामीण जो पंचायती है, या इसको हम सामान्य भाषा पंचायती राज व्यवस्था भी कह सकते हैं, यह संविधान के 73वें संशोधन के द्वारा शामिल की गई, संशोधन के द्वारा। तो आपको ध्यान रखना है कि जो अनुसूची 10 है वो 52 के द्वारा बनी गई है। एक प्रश्न आपके पास में आएगा, अनुच्छेद जो 9, अनुसूची जो 9 है वो किसके द्वारा बनी है? तो संविधान के प्रथम संशोधन अधिनियम के द्वारा, संविधान के प्रथम संशोधन अधिनियम के द्वारा बनाई गई थी। इसको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आप समझिए, इसके बाद 73वें संशोधन के द्वारा अनुसूची 11 बनाए गए हैं। और अनुसूची 12 शहरी स्वायत्त संस्थाएं, मतलब शहरी संस्थाएं, स्वायत्त संस्थाएं, या इसको शहरी विकेंद्रीकरण की संस्थाएं, मतलब नगर पालिका एवं नगर निगम, नगर पालिका एवं नगर निगम से संबंधित है। और यह संविधान के 74वें संशोधन अधिनियम, संविधान के 74वें संशोधन अधिनियम से शामिल कर दिया। इस तरह आज आप लोगों ने संविधान के 22 भाग और संविधान के 12 अनुच्छेदों को ध्यान से पढ़ा, और आप लोग इसको पूर्णतः याद कर लेंगे। कंठाग्र रहना चाहिए। विभिन्न प्रकार के ट्रिक इसके लिए मिलते हैं, लेकिन ट्रिक पर नहीं जाना है, आपको मेहनत करनी है, ट्रिक पर नहीं जाना है। ट्रिक हो सकता है कि आपको जब बहुत ज्यादा एक अध्ययन करेंगे तो ट्रिक आपको काम देगा, लेकिन क्योंकि राजनीति शास्त्र में, राजनीतिक व्यवस्था में सिर्फ इतना ही अध्ययन नहीं करना पड़ता है, इसलिए आपको उसको बिल्कुल कंठाग्र कर लेना है। फिर देखते रहिए।